फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बेस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं हम लोग एक बेहद खूबसूरत सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हमने डिस्कस किया क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, फिर हमने डिस्कस किया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों कि आखिर केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन हम वर्ड में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा शार्ट हम कर सकते हैं, वर्ड के जगह पे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने लगते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी को याद होगा हमने बताया कि एंटोनी वान लेवासियर जी ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको फॉलो करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। अब प्यारे बच्चों हमने ये भी सीख लिया, फिर उसके तुरंत बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत प्यार से मैंने 5-6 रिएक्शंस आपको कराई, होपफुली वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई रही होंगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट की ज़रूरत होती है, और अगर फिजिकल स्टेट उस केमिकल इक्वेशन में मेंशन करना ज़रूरी है तो आखिर क्यों। और ये साथ साथ ये भी समझेंगे कि जितने भी क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बैलेंसिंग से लेकर पूछे गए हैं एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और उनके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे जो भी आपके कंटेंट है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के बाद फिजिकल स्टेट में कंडीशंस को कैसे दिखाएंगे, हीट को कैसे दिखाएंगे, एक्वस को कैसे दिखाएंगे, सॉलिड है तो क्या लिखेंगे, ये सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आज हम लोग सीखेंगे। इसी सेशन में हम ये भी देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, और जो भी रिएक्शंस है 1 बाय 1 एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। कापी और कलम को लेकर बैठना, क्योंकि जनाब कहते हैं ना कि जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों को करो, सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को करो। और आप क्लास 10th के नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको बहुत प्यार से हर एक चीज़ समझाऊंगा, बस शिद्दत के साथ लगे रहना और पूरी एनर्जी के साथ लगे रहना। और जब भी मन कमज़ोर हो तो ये ज़रूर याद रखना कि ये वही दिन है बेटा, अब आने वाला है जिस दिन के लिए तुम वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि बेटा आपके मम्मी पापा की आंखों में वो सपना पल रहा होगा ना कि मेरा बेटा 95, और फिर आपको भी तो यार प्राउड फील कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैंने कहा ना कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें जो फिजिकल स्टेट है उसको दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एनसीईआरटी के छोटे छोटे कट मैंने रखे हैं जिससे हर एक बच्चे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा सकूं, और जितने क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में बने हैं स्पेसिफिक पैटर्न पे उनको भी मैं डिस्कस कर सकूं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कितना प्यारा है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कह रहा है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट लिखना क्यों ज़रूरी है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ खुद कह रहा है केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस anything about the physical state of each reactant or product, no information has been given in the equation about their physical state। ये कह रहे हैं ऊपर जो रिएक्शंस हमने कराई आपको उनको ध्यान से देखो, क्या वो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को बताते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को एक बात पता होगी, इस धरती पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो या तो सॉलिड सॉलिड के बीच में होगी, या तो सॉलिड लिक्विड के बीच में होगी, या तो गैस लिक्विड के बीच में होगी। ओवरऑल 3 ही फिजिकल स्टेट है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो वो उन्हीं तीनों में तो होगी, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में ही तो होगी। तो भैया हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हम रिएक्टेंट लिए, जो हम सब्सटेंस लिए, जिनको मिलाए नया सब्सटेंस बनाए, वो किस स्टेट में है। भाई ये पता होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें, अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उनके फिजिकल स्टेट को भी लिखना जरूरी होगा। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए सीधा कह रहा है टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, पूरी बात को ध्यान से सुनना। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। भैया ये बहुत सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानना है तो उनकी फिजिकल स्टेट को भी जानना जरूरी होगा। अब आप सभी जानते हो कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके सर ठीक है। फिर ये क्या कहता है भाई, फिर ये कह रहा है द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन। भैया मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हम
सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे वो क्या होंगे। देखो भाई, ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो उसके लिए हम स्मॉल यस यूज करेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों अगर वो लिक्विड है तो उसके लिए हम एल यूज करेंगे, और अगर मेरे होनहार छात्रों वो गैस है तो उसके लिए हम जी यूज करेंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर वो एक्वस है, अब आपके मन में एक ख्याल पल रहा होगा कि सर जी ये एक्वस क्या होता है। बेटा जो सोल्यूशन फेज में कोई चीज़ हो, जैसे वाटर सोल्यूशन फेज में हो तो उसे हम बोलते हैं ए क्यू से दिखाते हैं एक्वस। देखिए क्या लिखा है, द वर्ड एक्वस ए क्यू इज रिटन इफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर। भैया ए क्यू यानी कि एक्वस वर्ड हम वहाँ यूज करते हैं प्यारे बच्चों जहाँ पे किसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में। अभी आपको बहुत अच्छे से जब एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। देखो एक चीज़ बता दूं, एनसीईआरटी को इसलिए बेस मान के पढ़ाता हूं बेटा, चाहे आप आईटी जेई की आगे प्रिपरेशन करो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करो, इवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे मेरे से रो तो वहाँ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और बोर्ड एग्जाम तो यार एज पर एनसीईआरटी कहता है, तो क्यों ना हम वो किताब पढ़ें जो आपके काम आए भाई, क्यों हम कोई और बुक पढ़ें, ठीक है। तो चलो भाई अब हम एक रिएक्शंस लिखते हैं और उसके सिंबल के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। देखो सबसे पहले एक रिएक्शंस दिया है और उसकी बहुत सारी स्टेट भी दे दिया है कि कौन किस स्टेट में है, लेकिन प्यारे बच्चों इसी चीज़ को हम खुद से लिख कर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस क्या दिया है पहले तुमको दिखा दूँ ध्यान से। रिएक्शंस 3Fe+4H2। रिएक्शंस क्या है 3Fe+4H2O, ठीक है। और रिएक्शंस के बाद कह रहा है ये क्या बनेगा Fe3O4 इंटू, देख लिया जाए Fe3O4 इंटू 2H2, आई थिंक यही है, एक बार देख लो 4H2 है। बैलेंस तो अभी हम कर ही लेंगे, या एक काम करो बैलेंस भी हम कर लेते हैं। क्यों भाई, हम बैलेंस भी कर लेते हैं ना, हम लोग बैलेंस भी कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग बैलेंसिंग भी सीख लेंगे और साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि कैसे फिजिकल स्टेट लिखते हैं। इसकी बैलेंसिंग हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए तरीका वही है बेटा। क्या तरीका है कि जिस एटम की बात करनी है वो लिख लो, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा इसी बहाने आप सभी का। देखिए भाई आयरन कितना है बेटा, इधर आयरन इधर 1 है तो इधर कितना लिखोगे 1, इधर कितने हैं 3 है, ठीक है। फिर हमने कहा हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर कितने हैं 4 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इनबैलेंस है उसे कर लो। इसे गुणे 3 कर दो तो यहाँ 3 आ गया। जब इसे 3 कर दिए तो ये दोनों बैलेंस हो गया। ये 2-2 है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ये गलती से मुझसे O लिख दिया गया, और यहाँ कितने हैं 4 हैं। अब 1 गुणे 4 करोगे तो भैया जब 1 गुणे 4 करोगे तो यहाँ 4 लगेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या अब 8 हो गई। यहाँ क्या हो गई 2 गुणे 4 बराबर 8 हो गई। इधर भी 8 करने के लिए इधर भी 2 गुणे 4 करोगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। भैया ये रिएक्शन ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, लेकिन इसकी स्टेट अब देखो आइए सीखते हैं। बहुत प्यार से रटना मना है मेरे शेरों। देखो आयरन जनरली सॉलिड स्टेट में होगा, कहते नहीं लोहे का हाथ है भाई, है ना। अब लोहे का हाथ कैसे होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, कितना भी फोर्स लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। वाटर आप सभी को पता है, देखो यहाँ पे खुद दिया है सारी चीज़ें। वाटर गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में भैया गैसियस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये स्टीम फॉर्म में है, ये भाप के फॉर्म में है। जैसे पानी जब उबलता है तो भाप निकलती है ना, उसे बोलते हैं बेटा गैसियस फॉर्म, स्टीम फॉर्म या वेपर्स फॉर्म, ठीक है। वो भी डिस्कस करूंगा। अब भैया ये देखो फिर कह रहा है आयरन ऑक्साइड, देखो क्या कह रहा है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो है आपका ये किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा बेटा, ये पाउडरी फॉर्म में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सॉलिड। और हाइड्रोजन चाचा तो बदनाम ही है, हाइड्रोजन जनरली गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें मेंशन कर दिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई इस केमिकल इक्वेशन के बारे में। और यही मैं समझाना चाह रहा था कि जनाब जब तक हम फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करते
तब तक हमें नहीं पता चलता कि किस फिजिकल स्टेट में केमिकल इक्वेशन हो रही है, कौन कौन मिल रहा है भाई। तो जरा प्यार से देखो, सॉलिड और गैस मिली, सॉलिड और गैस बना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस फॉर्म में बना, पर दिखाना ये जरूरी होता है। आइए लौटते हैं आपके एनसीईआरटी पे। वही बात ये भी कह रहे हैं कि एक बैलेंस इक्वेशन है और इसको सॉलिड गैस की रिएक्शन सॉलिड और गैस बना। दिस सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट दिस इज रिएक्शन इज वाटर यूज्ड ऑफ इन फॉर्म ऑफ स्टीम। वही बात ये कह रहे हैं मेरे शेरों कि इस रिएक्शंस में ये जो वाटर को गैसियस फॉर्म में लिया गया है, ये बताते हैं भैया कि ये स्टीम फॉर्म में है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाप, यानी वाटर की स्टीम दी गई है। नहीं तुम सोचो पानी कब से गैसियस स्टेट में रहने लगा, सर तो झूठ बोल रहे हैं। सर झूठ नहीं बोल रहे, सर तुमको समझाना चाहते हैं मेरे शेरों, ठीक है। तो बहुत प्यार से पढ़ना है, घबराने की थोड़ी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस दी हुई है और मज़े की बात क्या है कि ये कह रहे हैं कुछ इक्वेशंस में कंडीशंस भी मेंशन करनी होती है। बिल्कुल, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको बहुत प्यार से समझाऊं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जो बिना लाइट की उपस्थिति में नहीं होगी, तो भैया एरो के ऊपर उनकी कंडीशंस भी दिखानी होगी कि ये किसकी उपस्थिति में हो रही है। कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो बिना हीट अलग से दिए नहीं होंगी, तो वहाँ एरो के ऊपर रिएक्शंस की कंडीशन भी दिखानी पड़ेगी कि भैया ये और ये मिले, अपने आप नहीं मिले, इनको हीट देनी पड़ी, तो वो भी एरो के ऊपर दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो 2-4 ड्रॉप कुछ रिएजेंट क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए आपस में मजबूर करते हैं, जो रिएक्टेंट को लड़ने के लिए आपस में कोलाइड करने के लिए मजबूर करते हैं। तो उन रिएजेंट की उपस्थिति नहीं दिखाओगे तो रिएक्शन कैसे हो गई भाई, आप बताओ। रिएक्टेंट मान लो हमारे पास है, 2 सब्सटेंस है, अब वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें 2-4 ड्रॉप हमने क्या डाली, रिएजेंट डाल दी, तुरंत वो रिएक्शन हो गई, तो एरो के ऊपर वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक बड़ा प्यारा शब्द होता है कैटालिस्ट। सर कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट प्यारे बच्चों वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी भी रिएक्शंस में अगर यूज कर दो तो उस रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है, उस रिएक्शंस की जो रेट है, उस रिएक्शंस को होने में जो टाइम लग रहा है वो कम लगेगा। सीधे शब्दों में जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुमको दबा के मोटिवेशन भाई सोमेश सर ने दे दी, खूब बढ़िया पढ़ा दिया, तो तुम और मोटिवेट हो गए, तो सोमेश सर एग्जाम तो लिखने नहीं जाएंगे, तुम्हारा एग्जाम तो तुम्हें लिखोगे, लेकिन सोमेश सर ने तुम्हारी पढ़ाई के प्रति रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दिया। तो ठीक उसी प्रकार कैटालिस्ट भी भैया केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शंस में एरो के ऊपर लिखा जाता है जनरली, और जहां जरूरत होगी वहीं। अब हर रिएक्शन में कैटालिस्ट नहीं लगता, तो भैया कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देता है, और रिएक्शंस की रेट को बढ़ाएगा तो जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और हर आदमी चाह रहा है भैया जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो वही बात ये कह रहे हैं सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर। ये क्या कह रहे हैं भैया, कुछ टाइम कुछ रिएक्शंस की कंडीशन होती है, जैसे टेम्परेचर, ठीक है भाई, जैसे प्रेशर, हाँ कि इतनी प्रेशर देकर तब ये रिएक्शंस हुई। जैसे कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या होते हैं ये आपको बताया ही प्यारे बच्चों, है ना। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड बिलो द एरो इन दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं भैया ये जो कंडीशंस होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे वो प्रेशर की हो, चाहे वो कैटालिस्ट की हो, कैटालिस्ट मतलब बता दिए दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच मे बी इनहेंस, may be decrease, but in the maximum time it will be enhance those chemical substance which increase the rate of reaction of a chemical reaction which is called catalyst, but it cannot take part in the formation of product। लेकिन ये प्रोडक्ट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कैटालिस्ट क्या है भैया, वो केमिकल सब्सटेंस जिनको यूज करो रिएक्शंस की रेट तो बढ़ गई, लेकिन वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि जो ये कंडीशंस है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटालिस्ट है, या फिर हीट देनी हो, अभी इसके बेसिस पे भी रिएक्शंस के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। जहाँ हीट देनी पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए वो एंडोथर्मिक है, जहाँ हीट रिलीज हो रिएक्शंस के बाद वो एक्सोथर्मिक है। सब बताऊँगा, रुको ज़रा सब्र करो। चलो ध्यान से देखो, हम लोग बात करते हैं कि इनको हम कैसे दिखाएंगे। हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटालिस्ट की, हीट की, इन सबको रिएक्शंस के या तो ऊपर दिखाएंगे एरो के, या तो नीचे। देखिए यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इस चीज़ को मैं और बड़ा करके लिखता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस, ये भी गैसियस फॉर्म में है। और इस रिएक्शंस के ऊपर लिखा है 340 एटीएम।
इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या बनाता है, CH3OH, जिसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये क्या है, ये है मेथिल एल्कोहल। ठीक है भैया, धीरे धीरे सारे कंपाउंड आपको याद हो जाएंगे। अभी केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा सा आपने कदम रखा है, लेकिन यकीन मानो मेरे साथ आप पढ़ोगे धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। ये है प्यारे बच्चों मेथिल एल्कोहल। ये 340 ATM प्रेशर का मतलब इस पर इतना प्रेशर दिए रिएक्टेंट पर तब ये रिएक्शन हुई। अगर बेटा यहाँ प्रेशर हटा दें तो ये रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। इसलिए रिएक्शंस की कंडीशंस को भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये रिएक्शंस हमको हर एक बात बता रही है कि भैया मैं क्या क्या कर रहा हूँ। देखो ये कह रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से हुई, ये दोनों गैसियस स्टेट में है। 340 ATM हमने प्रेशर दिया, और जब प्रेशर दिया तो हमने देखा कि मिथाइल एल्कोहल, जिसे हम मीथेनॉल बोलते हैं, यहाँ पे बना। लेकिन अगर हम प्रेशर ना देते तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो एरो के ऊपर और नीचे हम सिंबॉलिक फॉर्म इसीलिए डालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और रिएक्शंस हमारे सामने है, और इस रिएक्शंस को भी हम आपको दिखाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। नहीं सुने हो कोई बात नहीं, सुने हो तो बहुत अच्छी बात है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है बेटा जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसको और पानी की मदद से ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस हम धरतीवासी, हम मनुष्य क्या करते हैं, वही ऑक्सीजन लेते हैं। तो भैया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस आइए देखते हैं हम लोग, और देखते हैं उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है। बिना उन कंडीशंस के अगर आप रिएक्शंस को कराओगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी। चलो भैया देखते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह है ना, इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। ये थोड़ा सा हमने यहाँ रख दिया, और अब हम चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराने। देखो भाई देखो बहुत ध्यान से, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है मेनली, देखो यहाँ प्यारे बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको बस ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, हीट हो या कोई रिएजेंट हो, इन सबको एरो के ऊपर और नीचे जरूर दिखाना होता है। रीज़न ये है बेटा कि बिना स्पेसिफिक कंडीशंस के वो पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, स्वाभाविक सी बात है गैसियस स्टेट में होगी, गैस है। तो यहाँ पे 12 H2O, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ये लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पे गैस नहीं लिखे या वेपर नहीं लिखे, क्यों भाई, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में था। और प्यारे बच्चों इस रिएक्शंस को होने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्यारे बच्चों वो कभी भी बिना सनलाइट के नहीं होती। इसीलिए पौधे रात में क्या करते हैं, रात में ऑक्सीजन नहीं देते, पता है ना आप सबको? हाँ सर, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती है? तुम सभी को पता है बेटा कि वो हरी होती है क्लोरोफिल। ये क्या है भैया? ये एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? ये एक पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पौधों की पत्तियां क्यों हरी होती हैं तो मुस्कुराते हुए जवाब दे देना कि उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, या एक पिगमेंट है जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। अब ये जनाब कहते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जो कि हम लोग देते हैं, ठीक है, पानी होना चाहिए और सूरज की रोशनी होनी चाहिए जनाब। और सूरज की रोशनी के साथ साथ क्लोरोफिल, यानी पौधों में, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्या बनता है भैया? तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, C6H12O6, जिसको प्यार से ग्लूकोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इसी में तुमको बहुत सारी चीज़ें याद भी कर लेनी है। अभी तुम नन्हे मुन्ने बालक हो तो ग्लूकोज का फार्मूला याद कर लो। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है भैया? ग्रीन कलर देने वाला। कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में।
और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस भी लगे हाथ तुम चाहो तो तैयार कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, बायो में पूछेगा, इसी साइंस में काम आएगा। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज बना जी, ग्लूकोज किस फॉर्म में बना? एक्वस फॉर्म में बना। ठीक है भैया, ग्लूकोज एनर्जी बंडल होता है ना, जिसको हम लोग देखो गर्मियों के दिनों में जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा भाई, इसको एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन है तो गैसियस फॉर्म में ही होगा, और उसके बाद प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब इस रिएक्शंस को बड़े ध्यान से देखो। इस रिएक्शंस में हमने सारी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी, सारी फिजिकल स्टेट के साथ साथ हमने कंडीशंस मेंशन कर दी। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसीलिए कंडीशंस ये बता रहा है कि भाई कैसे ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी ये नहीं होगी, यानी भैया फोटोसिंथेसिस के लिए दिमाग में चढ़ा लो कि CO2, वाटर और क्लोरोफिल, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये भैया मस्ट चाहिए ही चाहिए। कई बार 1 नंबर 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए 4 सब्सटेंस कौन से ज़रूरी है, तो मुस्कुराते हुए चेहरे से जवाब लिख देना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, सर वाटर मॉलिक्यूल, सर सनलाइट और जनाब क्लोरोफिल, जो क्या है हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पिगमेंट होता है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे अगर हम ये एरो के ऊपर और नीचे ना लिखते जनाब, ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए बता रहा हूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म तो ठीक है, उसके साथ फिजिकल स्टेट और बेटर जानकारी देगी, और जो रिएक्शंस की स्पेसिफिक कंडीशन है वो हमको और ज़्यादा जानकारी देगी किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। अब हर इंसान को ज़्यादा जानकारी चाहिए भाई, ठीक है, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। मुझको नहीं लगता मेरे किसी भी बालक को कोई तकलीफ होगी यहाँ तक भी पढ़ने में। ठीक है, चलो भाई अगले पन्ने पे चलते हैं। अगले पन्ने पे चलते हैं तो ये कहते हैं कि जो अभी आपने सीखा क्या उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे? तो मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं कर पाऊँगा, भाई क्यों नहीं कर पाएंगे, हम लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोग तो बहुत मेहनती बच्चे हो। आइए करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। भैया कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को, अभी जो हमने रिएक्शंस आपको कल कराई थी, मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बर्न करते हैं तो भैया ये बनाता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में पाउडरी फॉर्म में होता है। ये कह रहे हैं क्यों रिबन को क्लीन कर लेते हैं। अब आप सभी को पता है भैया कि अगर हम रिबन को क्लीन नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, मेरी बात समझना, रिबन पे बहुत सारी डस्ट भी तो हो सकती है, उस पे गंदगी भी तो हो सकती है। ठीक है, रिबन पे और भी चीज़ें तो हो सकती हैं। ठीक है, तो भैया मेरी सारी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम रिबन को खूब बढ़िया क्लीन कर देंगे तो मैग्नीशियम इजीली रिएक्ट कर जाएगा, किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दूसरी बात, साफ़ सफाई तो हर जगह चाहिए भाई, तो केमिकल रिएक्शंस में भी तो साफ़ सफाई चाहिए होगी। ठीक है, चलो तो ये रीज़न है। चलो भाई अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शंस की, दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है भाई राइट द वैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। चलो भाई क्या क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन है, आइए मेरे साथ करिए, मेरे साथ रटना है ही नहीं। कह रहा है क्लोरीन है, लिख लो, बिल्कुल लिख लो। फिर क्या कह रहा है, रिएक्शंस की एरो दे दिया। फिर कह रहा है भाई हाइड्रोजन क्लोराइड है, कह रहा है इसको ज़रा बैलेंस करिए, तो बिल्कुल किया जाएगा, मेरे साथ करो। घबराते क्यों हो भाई, जब तक मैं हूँ। आओ देखो, हाइड्रोजन है तो H2 गैसियस फॉर्म में रहेगा ही, क्लोरीन है Cl2 गैसियस फॉर्म में रहेगा ही, एरो दे दिए, HCl बन गया। भैया बैलेंस कर लो, कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने क्लोरीन है? 2। तो डायरेक्ट करा दूं, चलो यहाँ देखो 2 लिख दो, चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन उधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन उधर, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया अब विथ फिजिकल स्टेट हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि जनरली लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जनरली, है ना। एसिड आप देखे हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल। तो भैया वो चीज़ें हैं, पर एक्चुअल में ये हाइड्रोक्लोरिक मेनली गैसियस फॉर्म में यहाँ पे बनेगी। एसिड का नाम तो आप सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। क्या बना भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड किस फॉर्म में बना भाई, गैसियस फॉर्म में। अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर। अच्छा यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि तुम इसके
मतलब फिजिकल स्टेट मेंशन करो। ये कह रहा है भैया इनको तुम बैलेंस कर दो, मैं समझ जाऊंगा तुमको आता है, ठीक है। चलो अब दूसरी रिएक्शंस को भी बैलेंस करते हैं। क्या लिखा है बेटा, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। क्या कह रहा है बेटा, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, और बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को और इसको बैलेंस करते हुए सीखते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है अगले पेज पे, बेरियम क्लोराइड मैं लिख ले रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो आप सभी को करने में और मुझे भी। बेरियम क्लोराइड और क्या है भैया, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, ध्यान से देखिए। उसके अलावा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है भाई, बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। आइए इस रिएक्शंस को लिखते हैं। इस रिएक्शन के इक्वेशन को लिखने के बाद इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। चलो, बेरियम क्लोराइड क्या इससे कैसे होगा भैया, BaCl2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आप कैसे लिख दिए, भैया ये धीरे धीरे आपको भी आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा कंपाउंडों की समझ बढ़ेगी, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना। एक से दो बार जब इस चैप्टर को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें याद आएंगी, इसका फार्मूला ये होता है, धीरे धीरे याद आएगा, टाइम लगेगा। तो BaCl2। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है बेटा Al2SO4 का होल थ्राइज। क्या मैंने बोला, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब रिएक्शन करा दो। कह रहा भाई क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना, और क्या बना बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला Al2Cl6, तभी ये बैलेंस होगा। अब आइए इसको बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या क्या लिखते हैं, बेरिलियम है, फिर क्या है भैया, क्लोरीन है, फिर क्या है बेटा, एल्युमिनियम है, फिर क्या है हमारे पास, SO4। डायरेक्ट ले लें, सल्फेट पूरा एक साथ ही ले लें, ठीक है। अब चलो भैया गिनती गिनते हैं, कितना कितना किस तरफ है। देखो भाई यहाँ बेरियम कितने हैं, रिएक्टेंट हो गया ये प्रोडक्ट हो गया। बेरियम यहाँ कितने हैं, 1, उधर कितने हैं, 1। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2, उधर कितने हैं, 6, ठीक है। एल्युमिनियम इधर कितने हैं, 2, उधर कितने हैं भैया, एल्युमिनियम 2। SO4 इधर कितने हैं, 3, उधर कितने हैं, SO4 1। चलो अब बारी आई कि भैया इसको बैलेंस करने की। अब ज़रा प्यार से देखो कैसे बैलेंस होगा। सबसे पहले बेरियम मैनेज है, क्लोरीन मैनेज कर लो, इधर 6 इधर 2, यानी इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हम 3 लिख दिए। जब प्यारे बच्चों इधर हम 3 लिख दिए तो अब बेरियम कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया। उधर भी बेरियम 3 करना पड़ेगा तो 1 गुणे 3 कर दिए, तो भैया यहाँ भी 3 कर दिए। अब देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब इनको बैलेंस करना, एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फेट इधर 3 है इधर 1 है, तो 1 कहाँ है, इधर 3 था तो यहाँ भी अब कितना हो गया, 3 हो गया, तो भैया ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो अब जाकर ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस बेटा अगर आपसे NCERT में पूछे जाएंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपके नोटबुक में ये चीज़ें मेंशन है, बहुत अच्छा नंबर पाओगे मेरे शेरों, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए तो एक बार और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम है, यहीं करा दूं, सोडियम का सिंबल होता है Na, और क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है वाटर है, वाटर का सिंबल होता है H2O, रिएक्शंस करा दी। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH, और कह रहा है भाई हाइड्रोजन गैस बनेगी। आइए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। सोडियम 1 है, उधर कितने 1 हैं, हाइड्रोजन, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, सोडियम 1 है दोनों तरफ, 1 मिनट, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 2 यहाँ 3, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी 1 है। अब केवल हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हम ऐसा क्या करें कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो भैया इधर 2 है इधर 3 है, तो इधर 3 का गुणा कर दें, इधर 2 का गुणा कर दें। जब इधर 2 का गुणा किए तो यहाँ आ गया 2, और इधर 3 का गुणा किए तो इधर आ गया 3। अब 2H2O हो गया, तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इधर भी गुणे 2 कर दिए, ठीक है।
अब सोडियम 2 हो गया तो इधर भी गुणे 2 कर दिए और अब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस हुई। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक इंसान प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन सकता है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपको सिखाऊंगा। जब भी आपको लगे बेटा नहीं समझ में आ रहा है, चैट सेक्शन में जाके बस लिख देना सर ये वाला लेक्चर नहीं समझ में आया। मेरी गारंटी है बेटा मैं फिर से पढ़ाऊँगा, लेकिन जो सपना आपने देखा है वो पूरा कराऊँगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई आर डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द बैलेंस इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। तो भैया यहाँ पे वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि इनके सिंबल के साथ साथ फिजिकल स्टेट को भी मेंशन आपको करना है। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ HW में, और जब मैं अगला सेशन लूँगा तो इसको पहले सॉल्व कराऊंगा और तब हम चलेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की तरफ, चाहे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। मज़ा आ रहा है, मज़े के साथ पढ़ना, कभी हताश मत होना। अगर ये चीज़ें नई लग रही हैं तो 2 से 3 बार लिखना। मेरा चैलेंज है, तुम सीख जाओगे। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं लगी थी, पर प्यारे बच्चों रिपीटिशन इज़ द बेस्ट वे फॉर गेनिंग सक्सेस। और अगर आप रिपीटिशन की पावर रखते हो तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। दिस ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो और बताओ एक ऐसा चैनल है जो आपकी बात करता है। थैंक यू सो मच।